अभी रिसेंटली आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनल मैसेज किया है टेलीग्राम पे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया मेंस के लिए। तो इन बच्चों का कुछ का कहना होता है कि सर, हम शायद कैपेबल नहीं है या हम डिजर्विंग नहीं है कि हम सिलेक्शन ले पाए, या प्रीलिम्स और आगे जाके मेंस भी क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तय नहीं है। तो सबसे पहले ना, ये जो आपका माइंड सेट है इसको ठीक करो। ये गलत माइंड सेट है। ये माइंडसेट नहीं है बेसिकली। ये हम कह सकते हैं कि आपके इमोशंस है। ये आपके इमोशंस है जो आपका माइंडसेट बन के आपके दिमाग पे हावी है और आपसे ऐसा बुलवाना चाहता है। और ये अगर आपने रिपीट करते रहे इस चीज को, तो फिर ये आपका माइंडसेट बन जाएगा कि मेरे बस की बात नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जब आप किसी भी एग्जाम की या किसी भी बैटल की प्रिपरेशन करते हो ना, तो इस एक वर्ड पे गौर करो। ये वर्ड क्या है? प्रिपरेशन। यानी कि आप उस एक पर्टिकुलर इवेंट को अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हो, राइट? लेकिन यहां पर ये चीज तय कैसे करेगी कि आपको सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी? ये चीज तय कैसे करेगा, ये बताओ आप मुझे। क्या सिर्फ मेहनत करने से आप सक्सेस और फेलियर में डिफरेंशिएट कर सकते हो? देखो, मेहनत तो कहने की बात है, वैसे काफी प्रीशियस चीज है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक तो मैराथन करनी है, मैराथन जो कि होती है लॉन्ग रेस, ठीक है, जो कि 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसे होती है, तो ये होती है लॉन्ग रेस। और एक होती है स्प्रिंट, जो होती है शॉर्ट रेस, 100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर की। बहुत डिफरेंस है दोनों में। अब जो कंपटीटर मैराथन रेस में एक्सेल कर सकता है, वो स्प्रिंट में एक्सेल नहीं कर पाएगा। और सेम स्प्रिंट वाला है, स्प्रिंट वाला मैराथन में एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही अपनी जगह पे डिजर्विंग है। क्या है? डिजर्विंग। यानी कि इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों ने अपने आप को उस काबिल बनाया है कि एक उस पर्टिकुलर इवेंट में, या जो भी एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जा रहा है, उस पे वो ब्रिलियंट परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जब वो ब्रिलियंट परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो काउंट हो जाते हैं आगे रिकॉग्निशन के लिए। उनको जाना जाता है कि उन्होंने वो चीज हासिल कर ली। अभी जो एग्जाम है, अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है 13 सितंबर को, कल। अब इसमें काफी बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस के लिए अपियर होने वाले हैं और इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है, और ये काफी खुश भी होंगे। तो उनको टेंशन भी होगी साथ साथ कि मेंस कैसे करें। अब मेंस कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, बस उसको फॉलो करना डिसिप्लिन के साथ, और मेंस में आप एक्सेल कर लोगे। लेकिन मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, अपना दिमाग मत लगाना। जो बच्चे कुछ मार्जिन से मिस हो गए, अब मैंने बोला है मिस हो गए, मेरी बातों को, मेरे वर्ड्स पे जोर डालो और ध्यान से सुनो। मैंने ये नहीं बोला कि वो कैपेबल नहीं है। और अगर आप खुद से ये बोलते हो कि आप कैपेबल नहीं हो, वो गलत माइंडसेट है। आपको क्या बोलना है कि यार, चूक गया, थोड़ा सा मिस हो गया, मेहनत तो पूरी की थी, लेकिन कुछ कमी रहेगी, मुझे अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है। अब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अपॉर्चुनिटी खुद को इम्प्रूव करने की। आपको पता है, जाने अनजाने में आप खुद से ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हो जो एक्चुअली में आपकी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट होते हैं। जहां आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, वहां पर आप क्या कर रहे हो? अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी कभी फेलियर आता है, तो बच्चों को लगता है कि सर, हम 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम तो इसी लायक ही नहीं है, और हमारे शायद बस का ही नहीं है कि हम करेंगे नहीं करेंगे, और हमको नहीं लगता कि अब हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये जो लाइन है ना कि हमको नहीं लगता कि अब हमारा सिलेक्शन होगा, ये सबसे गलत लाइन है। ये आपको नहीं बोलना चाहिए। देखो, 2 साल आपने क्या किया, 4 साल आपने क्या किया, 6 साल आपने क्या किया, कोई हिसाब किताब नहीं मांग रहा इस चीज का। लेकिन
2 साल और 4 साल या 6 साल या 8 साल या 10 साल ही क्यों ना हो, अगर उस टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं थी, तो बेशक से आप 20 साल लगा दो, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो आप समझ ही नहीं पा रहे। काफी बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं। मैंने बात की थी यहाँ पर मैराथन रेस की और स्प्रिंट रेस की। मैंने ये बात क्यों की थी पता है आपको? जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ना भैया, ये हमारा स्प्रिंट है। यहाँ पर आपको स्पीड मेंटेन करनी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ स्पीड मेंटेन रखो, एक्यूरेसी के भरोसे मत चलो, डूब जाओगे अगर एक्यूरेसी खराब हो गई तो। और मेंस आपका मैराथन है। समझ आया अब मैंने क्यों कंपैरिजन किया था? जब तक आप प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट को नहीं समझोगे, जो कि स्पीड है, आपको स्पीड से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तभी जाके आप लाखों बच्चों को पीछे कर पाओगे और कुछ हजार बच्चों में मेंस में जा पाओगे। और जब तक आप मेंस में मैराथन में लंबे टाइम तक टिके नहीं रह सकते, आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते उस एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो आप मेंस में टिक नहीं पाओगे, मेंस से आउट हो जाओगे। सिंपल सा फंडामेंटल है। मेंस कैसे तैयार करना है उसका मैं बताऊंगा, और जो आगे आने वाले एग्जाम्स है आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे अप्रोच करना है, वो भी मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना। तो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले मैंने बोला कि वर्ड्स पे ध्यान दो। अगर 2 साल से 4 साल से 6 साल से आपने प्रिपरेशन की है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो देखो कुछ कमी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो गैप है ना, गैप, वो गैप उसको भरो। जब तक उस गैप को नहीं भरोगे ना, ये जो गैप है ये क्या है, मान के चलते हैं कि जैसे ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये आपका पूरा अफर्ट है, ये आपका पूरा अफर्ट जा रहा है सेम। लेकिन इस अफर्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस वाले गैप में कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है? देखो मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है आपकी डायरेक्शन। अगर वो डायरेक्शन मिसिंग है ना, बीच बीच में यहाँ भी मिसिंग है डायरेक्शन आपकी, फिर आगे भी मिसिंग है डायरेक्शन आपकी, तो आप कितना एफर्ट करते रहो लंबे ड्यूरेशन तक, आपका जो आउटकम है ना वो जीरो रहेगा। क्या रहेगा? 0 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर आपने इस एफर्ट की डायरेक्शन को फिल करते हुए गए, तो इतनी ही दूरी पे आपका जो रिजल्ट है वो 10 आउट ऑफ 10 आ जाएगा, वो मैच कर जाएगा। राइट? और दोनों चीज अप्लाई होती है प्रीलिम्स और मेंस में। तो याद रखो, अपने आप से जो भी वर्ड्स बोलते हो सोच समझ के बोलना, अच्छा सोचना। और अगर कुछ फेलियर्स लाइफ में आ भी गए तो क्या दिक्कत है, छोटी सी जिंदगी है, झेल लो ना। करो फाइट, करो मेहनत, डर किस बात का है? सिलेक्शन नहीं होगा तो पापा मम्मी से क्या बोलेंगे? क्या सिलेक्शन नहीं हुआ, दोस्त सिलेक्शन ले गए, तो दोस्तों से क्या बोलेंगे? किसी को जवाब देने के लिए जिंदगी जी रहे हो क्या? किसी को जवाब देने के लिए जिंदगी जी रहे हो? आंसरेबल बन रहे हो आप? अगर ऐसा है तो सुधर जाओ। मत करो, खुद के साथ खिलवाड़ मत करो। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को आंसर देने के लिए बंधे नहीं हो। आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत कंटिन्यू करते रहो। जो मेहनत करता रहता है ना, वो जवाब पे फोकस नहीं करता कि जवाब क्या देना है, उसकी मेहनत जवाब देती है। याद रखना ये चीज, मेहनत जवाब देती है। तो पूरा फोकस मेहनत पे रखना है। अगर एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गया, तो क्या हो गया? खुद को इम्प्रोवाइज करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, करो मेहनत, करो दिन रात एक। जो आपसे गलती इस एग्जाम में हुई, ये यहाँ पर मत करो रिपीट, यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो जो बच्चे इस एग्जाम में सिलेक्शन लेके बैठे हैं, क्या उन्होंने ये गलतियां नहीं की थी पहले पास्ट में? 100% की थी इन्होंने गलतियां। लेकिन यहाँ पर आके इन्होंने इसको सुधार लिया, इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी बैटल बाकी है, अभी मेंस बाकी है, फिर मेंस के बाद फाइनल बाकी है। तो बैटल तो चलता रहेगा, युद्ध तो चलता रहेगा, अभी वो खत्म नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान रखो कि अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की सक्सेस आपको मिल गई, तो बहुत खुश भी नहीं होना, और अगर वो नहीं मिली तो हताश भी नहीं होना, दुखी नहीं होना। रोने का मन करे रो लेना, किसी से बात करने का मन करे कर लेना, अपना मन हल्का कर लेना, कोई इशू नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग्स, इमोशंस है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, एफर्ट, आपकी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए जब तक कि एग्जाम्स का ड्यूरेशन है ना। ढीठ बन जाओ एकदम, लगे रहो। मेहनत रुक गई तो काम खराब हो जाएगा।
तो खैर, ये चीज़ आपको समझानी थी मुझे कि ये फेलियर्स सक्सेस लाइफ का पार्ट है, क्योंकि उस एग्जाम की प्रिपरेशन का डिसीजन आपका था। अब डिसीजन आपका था तो उसी टाइम सोचना चाहिए था कि भैया फेलियर्स भी आएंगे और सक्सेस भी आएगी। सक्सेस शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। फेलियर्स भी शॉर्ट टर्म होंगे, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं मेंस के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में, जो आगे आने वाले एग्जाम्स है लाइक आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। अगर आपको आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की स्ट्रेटेजी देखनी है तो मैं इसका टाइम लैप यहाँ पर बता दूंगा, आप जाके डायरेक्टली वहां पर जंप कर सकते हो ताकि आपका टाइम सेव हो। अभी हम मेंस की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो, एक चीज समझो, अभी आपके पास टाइम कितना है? आज 14 सितंबर है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर डेज लिख लेते हैं। तो 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने हो गया? 1 वीक हो गया, 7 डेज हो गया। ऐसे ही 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ये जो टाइम है, ये कितने टाइम है आपके पास? 7 और 7, 14 डेज। तो आपके पास यहाँ पर 14 डेज का टाइम बचा। कितना टाइम बचा? 14 डेज का। अब इस 14 डेज में आरआरबी पीओ मेंस के लिए क्या करना है? क्योंकि 29 सितंबर का आरआरबी पीओ का मेंस है, तो इस 14 डेज की जो प्रिपरेशन है वो आपके यहाँ पर काम आने वाले डायरेक्टली। कंप्लीट कट कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होंगे, ठीक है। आपने टाइम देख लिया कि कितना टाइम है, 14 डेज का टाइम बचा आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं कि करना क्या है। मैं आपसे एकदम ऑनेस्टली बताऊंगा, ठीक है, जो भी चीजें एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है हर एक सेक्शन के लिए, उस पर फोकस करना। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बच्चों का फोबिया रहता है, स्पेशली बच्चों को होश आया होगा रिजल्ट के बाद कि सर सिलेक्शन हो कैसे गया हमारा, हमने तो करंट अफेयर्स तैयारी नहीं की। या वो बच्चे जो करंट अफेयर्स पे काम कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी को क्लियरली एक बात बता दूं कि आरआरबी पीओ मेंस में या फिर आरआरबी क्लरिकल मेंस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने वाले हैं वो अप्रैल से लेकर और अगस्त तक के आने वाले हैं। मेरी बात ध्यान रखना, सितंबर का ना भी करो तब भी चल जाएगा, लेकिन अप्रैल से अगस्त तक करके जाना। 70% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं एग्जाम में। मेरी बात ध्यान रखो अच्छे से। तो अभी अगर आपने अप्रैल और मई नहीं कर रखा तो एक काम करो, अप्रैल का प्लस मई का प्लस जून का, इन तीनों महीने के, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं किया। तो इन तीनों मंथ के आपको क्या क्या करना है? तो आपको इसका सबसे पहले आरबीआई फिनिश करना है, फिर सेबी फिनिश करना है, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो नेशनल भी कर सकते हो, या नेशनल में जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती है या जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको लगे वो भी कर सकते हो। लेकिन आरबीआई और सेबी मैंडेटरी है अप्रैल मई जून का। कहाँ से करना है मैं बताऊंगा सोर्स। उसके बाद जो जुलाई मंथ की पीडीएफ है प्लस जो अगस्त की आने वाली है, इन दोनों को, भैया इन दोनों को ढंग से कर लेना। यहाँ से 8 से 12 क्वेश्चन आराम से आने वाले हैं, आराम से। ये बात मेरी याद रखना। तो ये आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट में क्या क्या करना है आपको? आपको जितना कंटेंट दिया जा रहा है बस वो फॉलो करते रहो। अभी हमने जुलाई का पार्ट 1 सेंड किया है। उस पार्ट 1 में क्या किया है? उस पार्ट 1 में जुलाई का पूरा नेशनल है, जुलाई का पूरा राष्ट्रीय न्यूज है, नेशनल की न्यूज है। और इसी पार्ट 1 में आरबीआई की जुलाई से लेकर अगस्त मिड तक की पूरी आरबीआई न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट 1 में है। अब पार्ट 2 में क्या आएगा? तो पार्ट 2 में अब हम आपको सेंड करेंगे बैंकिंग न्यूज, साथ में इंटरनेशनल न्यूज, साथ में सेबी की न्यूज जो कि हम अगस्त लास्ट तक फिनिश करवाने वाले हैं इसके अंदर। और उसके बाद इकोनॉमिक्स एक्विजिशन, ये सब हम कवर करने वाले हैं। और कुछ हम साइंस एंड टेक वगैरह देख लेंगे, ये भी फिनिश कर लेंगे। और ये जो न्यूज होगी सारी, बैंकिंग, इंटरनेशनल, सेबी, इकोनॉमिक्स एक्विजिशन, साइंस एंड टेक, ये हम सब अगस्त मिड तक करने वाले हैं। और इसको याद भी करवाएंगे। याद कैसे करवाएंगे? अगर आप सीए ग्रुप में एनरोल हो राइट अप्रोच के,
तो उसमें आपको याद भी करवा देंगे, टारगेट्स के फॉर्म में दे देंगे। अगर नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने बताया है, जुलाई और अगस्त इसको फिनिश करना है। अगस्त का जो मंथली कंपाइलेशन है वो हम 20 सितंबर के आसपास आपको सेंड कर देंगे, पूरा अगस्त का होगा। एंड इसमें जुलाई आपको अभी सेंड कर देंगे 3-4 दिनों के अंदर, तो वो भी याद करना शुरू कर देना। ओके। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जुलाई का पार्ट 1, वो सबसे ज्यादा दिमाग खाएगा आपका, क्योंकि ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल की और आरबीआई की, जुलाई और अगस्त की, राइट। तो ये करना है आपको। अब बात करते हैं सोर्स की। सोर्स क्या करना है फॉलो। तो राइट अप्रोच के लेक्चर्स देख लो यूट्यूब पे, मोर देन सफिशिएंट है हाई स्कोर करने के लिए करंट अफेयर्स में। और उसके नोट्स नहीं बनाने, किसी भी लेक्चर के नोट्स आपको नहीं बनाने। तो क्या करना है फिर, आपको डायरेक्टली नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करनी है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से, और नोट्स पीडीएफ को याद करो, और कम से कम 4 बार रिवीजन करना है। कम से कम 4 बार रिवीजन करना है आपको इन 14 डेज में। अब कैसे करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कितना एफर्ट कर सकते हो, 6 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे का, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन ये एफर्ट करना मैंडेटरी है, आपको करना पड़ेगा। कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूँ आप सभी को जिन्होंने अभी तक कवर नहीं किया। तो एमएस वर्ड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस एक्सेल कर लेना। उसके बाद पावर पॉइंट। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 7 से 8 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस करना है आपको। देन नेटवर्किंग आपको करना है, और इंटरनेट आपको करना है। एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इतना कर लेना, ठीक है। तो एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये आपको फिनिश करना है कंप्यूटर के लिए। और ये है आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लरिकल के लिए। बाकी किसी एग्जाम के लिए ये कंप्यूटर वाला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बाकी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने होते तो आते, वरना वो भी नहीं आते। तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के लिए ना भी करो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, छोड़ दो इसको, राइट। तो ये करना है। सोर्स कहाँ से फॉलो करना है, तो यूट्यूब पे सचिन अरोड़ा एजुकेटर है। सचिन अरोड़ा सर जो है वो एजुकेटर है, तो उनकी आप वीडियो देख सकते हो, सचिन अरोड़ा एजुकेटर नाम से। इनकी वीडियोस देख के नोट्स बना लेना अगर बना सको, टाइम है, वरना इनकी वीडियो से याद कर लो। अगर कोई बुक है आपके पास अरिहंत वगैरह की, या किसी जो मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, या किसी ब्रांड की पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ में से भी आप ये सभी टॉपिक्स याद कर सकते हो, ठीक है। ये सभी टॉपिक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, उनको जरूर याद करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो पावर पॉइंट है उस पे कीवर्ड होता है कंट्रोल प्लस एक्स। यानी कि ये क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट होता है या जो आपका पेज होता है पावर पॉइंट का, उसको डिलीट कर देता है, उसको कट कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कई सारे शॉर्टकट कीज रहते हैं, कीवर्ड्स रहते हैं, तो वो आपको याद करने हैं। तो ये तो बात है कंप्यूटर की। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश रीजनिंग क्वांट की, मेंस के लिए क्या करना है। देखो टाइम मैंने आप पे छोड़ रखा है, करंट अफेयर्स का टाइम कितना देना चाहिए आइडियली मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अभी 14 डेज का टाइम है। तो सबसे पहले बात तो भैया नहाना छोड़ दो, ठीक है। नहाना एकदम छोड़ दो, टाइम खराब नहीं करना। 12 घंटे, 13-14 घंटे, 15 घंटे, जितना मेहनत कर सको रगड़ के कर लो एकदम लगातार। सिर्फ 2 हफ्ते की बात है। तो 5 से 6 घंटे या 7 घंटे तक करंट अफेयर्स में आपका जाएगा। अगर अभी तक आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं है तो 7 घंटे भी जा सकता है। अगर आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हो या कर रहे हो तो 5 घंटे तक भी सफिशियंट है। अगर और टाइम देना चाहते हो 6 घंटे, 7 घंटे, तो आप पे डिपेंड है, आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो 5 से 7 घंटे टाइम देना है करंट अफेयर्स को, ये आइडियल टाइम है जिसमें आप कवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए, एक बात और इंपॉर्टेंट, जुलाई का कंप्लीट करना है जितना मैं दे रहा हूँ, और अगस्त का भी जितना मैं दूंगा कंप्लीट करना है इसको, प्लस आरबीआई और सेबी और नेशनल अप्रैल मई जून का, अगर इनको आपने फॉलो कर लिया तो आपके 15 से 20 नंबर एग्जाम में आ जाएंगे 40 में से। सुन के डरना मत कि सर ऐसा कैसे आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं ना, कर तो लो।
पहले इतना कर तो लो, तब बात करेंगे। इतना भी होना भारी पड़ जाएगा आपके लिए, ऐसा कंटेंट है राइट अप्रोच का। लेकिन कर लिया ना तो आराम से नंबर आएंगे 15-20। तो 5-6-7 घंटे देने पड़ेंगे करंट अफेयर्स में आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की कि इसको कितना टाइम दे। तो कंप्यूटर के लिए आप 1 से 2 घंटे का टाइम दे सकते हो, या 1.5 से 2 घंटे का टाइम दे सकते हो। ठीक है, इतना टाइम देना है आपको। इसमें अगर नोट्स नहीं बना पा रहे तो कोई इशू नहीं है, स्किप कर देना। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो देखो, इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट, कोई भी रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट आप चूज करोगे आरआरबी पीओ मेंस में या फिर आरआरबी क्लरिकल मेंस में, तो डेली बेसिस पे आपको एक मेंस का, डेली मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना है। बस इतना ध्यान रखना, डेली लगाना है, 2 हफ्ते लगातार, 2 वीक्स। उसके बाद, ये तो बात थी इंग्लिश हिंदी की, रीजनल लैंग्वेज की। रीजनिंग और क्वांट, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि काफी बच्चे डर रहे होंगे कि सर मेंस में कैसे बैलेंस होगा, आरआरबीपीओ मेंस में हम कर नहीं पाएंगे, हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई रीजनिंग क्वांट की। मैं आप सभी को क्लियरली बता देता हूँ एकदम, कि जो आरआरबीपीओ मेंस में लेवल आएगा ना रीजनिंग क्वांट का, वो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के कंपेरेटिवली कम आता है। यानी कि मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है। कहने का मतलब ये है, या तो रीजनिंग और क्वांट दोनों ही मॉडरेट आएगा, या फिर दोनों में से एक मॉडरेट आएगा, एक डिफिकल्ट आएगा। अगर डिफिकल्ट आता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्वांट आएगा। तो क्वांट में डिफिकल्ट आने के बावजूद भी 40 में से आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 तो मान के चलो कर सकते हो, अगर टफ आया तो। और अगर मॉडरेट आया तो क्वांट में आप आराम से 15 से 20 कर लोगे 40 में से, आराम से। ठीक है, रीजनिंग अक्सर मॉडरेट ही आता है, तो यहाँ पर जो आपका डिसेंट स्कोर रहेगा, क्योंकि टाइम है दोनों में, 30 मिनट का टाइम है क्वांट में और 30 मिनट का टाइम है रीजनिंग में, राइट। तो दोनों में आधा आधा घंटे का टाइम कंस्ट्रेंट है। तो ऐसे में आप रीजनिंग में 20 से 25 भी कर लोगे 40 में से, तो डिसेंट स्कोर माना जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर एग्जाम का लेवल मॉडरेट है तो ये इतना जाएगा, अगर टफ है तो नीचे भी आ सकता है। ओके, तो जैसा भी आएगा बस पैनिक मत होना, एफर्ट करते रहना। तो इसका आप क्वांट और रीजनिंग का आप अल्टरनेट डे पे मेंस का सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, अल्टरनेट डे पे। या आप एक काम और कर सकते हो कि आप रीजनिंग और क्वांट को और इंग्लिश को या हिंदी और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, इसको आप फुल मॉक के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हो। किस किस को? इंग्लिश, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो कि आप चूज करोगे, उसके साथ क्वांट और रीजनिंग, इन तीनों को आप फुल मॉक में अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ये वीक में 2 से 3 दिन रहेगा, यानी कि आप 2 वीक में लगभग 5 से 6 फुल मॉक दे पाओगे। अगर आप अल्टरनेट डे पे क्वांट करते हो और अल्टरनेट डे पे रीजनिंग करते हो, तब भी आप लगभग 5 से 6 ये दे पाओगे, 5 से 6 ये दे पाओगे। तो बात यहाँ पर सेम ही पड़ती है। ठीक है, अगर मान लेते, जैसे मान लो मंडे को मैंने फुल मॉक लगाया, उसमें मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया, मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया और क्वांट अटेम्प्ट किया। तो मंडे को मैं उसका एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं उसका एनालिसिस करूंगा अगले दिन ट्यूसडे को बैठ के 1.5 घंटा 2 घंटा। फिर वेडनेसडे को मैं दोबारा फुल मॉक लगाऊंगा, फिर थर्सडे को मैं उसका एनालिसिस करूंगा। कहने का मतलब है कि सेम डे पे मॉक लगा के एनालिसिस मत करना, टाइम खराब होगा। एनालिसिस अगले दिन करना, और एनालिसिस में वो करना है जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए या जो क्वेश्चन आपके छूट गए, या जो क्वेश्चन छूट गए लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो आपने ट्राई तो किए थे बनाने के लिए, आपने टाइम इन्वेस्ट किया बट वो बन नहीं पाया आपसे। ठीक है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी आरआरबी पीओ मेंस की। इसके अलावा कुछ भी दिमाग मत लगाना अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। मेरी बात एक ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लरिकल मेंस में जो खेला होने वाला है ना, जो गेम होने वाला है इस बार, वो करंट अफेयर्स में होगा, प्लस इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करोगे ये उसमें होगा। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन क्या है सर? देखो, रीजन सिंपल है। पहले 120 मिनट का कंपोजिट टाइम होता था, यानी कि इकट्ठा टाइम होता था, सेक्शनल टाइम का अलॉटमेंट नहीं था, रीजनिंग का अलग क्वांट का अलग, ऐसा नहीं था। तो 120 मिनट में मैक्सिमम बच्चे क्या करते थे, 80 से 90 मिनट अलोकेट करते थे क्वांट प्लस रीजनिंग को। यहां से वो मैक्सिमम मार्क्स उठाते थे, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग का एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का, इसलिए। लेकिन अब एग्जामिनर मामा ने क्या किया, उन्होंने क्वांट प्लस रीजनिंग में 30-30 मिनट दे दिया कि भैया जैसे ही आपका 30 मिनट यहाँ पर पूरा हो गया, आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा।
और जैसे ही यहाँ पर आपका 30 मिनट पूरा हुआ आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चे ज्यादा लीड नहीं जनरेट कर पाएंगे, वो जिनका रीजनिंग और क्वांट अच्छा होगा दूसरों से। यहाँ पर वो बच्चे आपकी बार गेम पलटेंगे जिनका करंट अफेयर्स और इंग्लिश अच्छा होगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी चूज करेंगे, ये बच्चे गेम पलटेंगे इस बार। ये क्या करते थे, क्योंकि जब पहले टाइम 120 मिनट का होता था कंपोजिट, तो ऐसे बच्चे 80-90 मिनट क्वांट और रीजनिंग को देते थे। उसके बाद 10 मिनट में करंट अफेयर्स की 8-10 क्वेश्चन, 15 मिनट में इंग्लिश क्वांट की, और 5 से 7 मिनट में कंप्यूटर अटेम्प्ट किया, 10-12 क्वेश्चन जितने उनसे हो गए, ताकि इनकी सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए। बस इतना करते थे, तो यहां से वो लीड जनरेट कर लेते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो अब की बार आपको 15 मिनट मिलेगी करंट अफेयर्स के लिए, 30 मिनट मिलेगी इंग्लिश हिंदी के लिए जो भी चूज करोगे, और 15 मिनट मिलेगी कंप्यूटर के लिए आपको। तो ये टाइम आपको वहां पर देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखना। हाँ, एक चीज और, अगर आपको करंट अफेयर्स मान लो पीडीएफ से नहीं करनी, या आपको लग रहा है कि सर ये अप्रैल मंथ की पीडीएफ, मई मंथ की पीडीएफ या जून मंथ की पीडीएफ ना करके, अगर हम राइट अप्रोच की हाई लेवल क्विजेस लगा ले, जो कि राइट अप्रोच एप्लीकेशन पे है, कहाँ पर है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो यहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हो राइट अप्रोच। तो राइट अप्रोच जो ऐप है, यहाँ पर जब आप ओपन करोगे इसको, तो यहाँ पर एक एग्जामिनर्स फेवरेट करंट अफेयर्स हाई लेवल क्विजीज है, जहां पर हमने अभी अप्रैल और मई की जो क्विजीज है वो सारी अपलोड कर दी है। जून जुलाई की अभी 7-8 डेज में आ जाएगी सारी, ठीक है। तो यहां पर आप अप्रैल की प्लस मई की प्लस जून की सभी क्विजीज यहां से लगा लो, और उनके क्वेश्चंस को याद कर लो आंसर के थ्रू। एक सेट में 25 क्वेश्चन है, और एक मंथ में 4 सेट है, तो 100 क्वेश्चन है। ये जो एक मंथ के 100 क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन पक्का फंसेगा एग्जाम में, मेरी बात याद रखना। ऐसे ही अप्रैल के भी 100 क्वेश्चन है, मई के 100 क्वेश्चन है, जून के, जुलाई के, अगस्त के, सबके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अप्रैल मई जून आप क्विज़ से याद कर लो, और इन्हीं से इसका रिवीजन कर लो। और जो ये जो जुलाई और अगस्त का मंथ है, ये आप मेरे साथ साथ करते जाओ, लेक्चर के साथ साथ। यूट्यूब पे लेक्चर है जुलाई के राइट अप्रोच के, जाके देख लेना। नेशनल 5 पार्ट में है और आरबीआई 2 पार्ट में है, तो ये जाके फिनिश कर लो। और बस मुझे फॉलो करते रहो, आपका करंट अफेयर्स में 15-20 नंबर आ जाएंगे। देखना, आप करके तो देखो, 40 में से 14 डेज में इतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। अब तो हमने बात की थी यहाँ पर करंट अफेयर्स की, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कि उनको क्या करना है। देखो, जो भी स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आरआरबीपीओ में मिस हो गया कुछ मार्जिन से, कुछ मार्क्स से, जो कि बाद में आएंगे तो पता चलेंगे, आप सभी के लिए एडवाइस है मेरी। क्या एडवाइस है कि आपको अपना बैलेंस क्रिएट करना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्योंकि हम ये रिस्क आगे जाके नहीं ले सकते ना कि आपका एक और प्रीलिम्स रुक जाए फिर हम आगे को फोकस करें, ऐसा नहीं कर सकते। अब वो टाइम नहीं बचा। 19 और 20 अक्टूबर को दोनों में किसी एक भी दिन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स होगा। कौन सा होगा? आईबीपीएस का पीओ का प्रीलिम्स होगा। और लगभग नवंबर मिड में मैक्सिमम एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स होगा। तो यहां पर अगर हम डेज काउंट करें तो हमारे पास लगभग 5 हफ्ते है किसके लिए? आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए। और लगभग हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो 8 से 9 हफ्ते है किसके लिए? एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए। तो हमको बैलेंस क्रिएट करना है। कैसे करना है? तो यहाँ पर आपको 2 काम करने हैं। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, उन सभी बच्चों के लिए जिनका प्रीलिम्स कुछ मार्जिन से रुक गया, या जो आगे वाले जो एग्जाम्स है, जैसे आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, अगर वो टॉपर्स के मार्क्स के जरिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो पहला काम क्या करना है? डेली बेसिस पे आपको 2 मॉक लगाने हैं। किसके? प्रीलिम्स के। सो 2 मॉक्स लगाने हैं आपको प्रीलिम्स के। या तो आईबीपीएस पीओ का लगा सकते हो, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का लगा सकते हो, या फिर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का लगा सकते हो, या आप एक एसबीआई पीओ का और एक आईबीपीएस पीओ का भी लगा सकते हो। कैसे भी लगा लो, शफलिंग कर लो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 2 मॉक लगाने हैं। कैसे भी लगाओ,
तो आपको दोनों मॉक लगाने हैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में से डेली बेसिस पे। दूसरा काम, अलग से आपको दो मॉक और लगाने हैं। अब इसमें क्या करेंगे भैया, तो ये रहेंगे आपके प्रीलिम्स के मॉक अगेन, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के मॉक रहेंगे। अब सर ये क्या बात होगी, आरआरबी पीओ से क्या होगा? अरे भैया करके तो देखो, रीजनिंग और क्वांट की जो आपकी स्पीड है ना, वो इसी से इनहेंस होगी इन सभी एग्जाम्स के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो दो मॉक आपको ये लगाने हैं। सो जो टोटल टाइम जाएगा आपका मॉक लगाने में प्लस एनालिसिस करने में, तो लगभग देखा जाए तो 3.5 घंटे और 2 घंटे, तो 5.5 घंटे आपका टाइम जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटे से 6 घंटे भी हो सकता है। इतना टाइम आपका मॉक लगाने में जाएगा, जो आपको देना पड़ेगा अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। नहीं करना तो आराम करते रहो बैठे बैठे, फिर जब रिजल्ट आएगा तब रोते रहना। अगर नहीं रोना, डांस करना है रिजल्ट आने पे कि हाँ सिलेक्शन हो गया, मेंस के लिए टाइम मिला है हमको, तो फिर करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, अल्टरनेट नहीं है इसका। तो इसमें आपका 4 मॉक भी हो जाएंगे, प्लस हर एक मॉक का आधे घंटे में आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। आधा घंटा मैक्सिमम एनालिसिस को देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देना है, और इसमें वो करना है जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए उसको एनालाइज करना है, और जो क्वेश्चन में आपने टाइम इन्वेस्ट किया बट आपसे नहीं बने उसको जाके एनालाइज करना है। समझ आया इतना? दूसरी चीज क्या करनी है, अब ये तो बात थी मॉक की, इतना कर लो आप। और लगभग देखा जाए तो सितंबर लास्ट तक करो आप, सितंबर 30th तक जो मैंने बताया प्रीलिम्स का ये करना। फिर 1 अक्टूबर को मुझे रिपोर्ट देना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे कि कितनी प्रोग्रेस हुई, कितना इजाफा हुआ, कितना कॉन्फिडेंस आपको फील हो रहा है। इसके अलावा क्या करना है, ये तो मॉक की बात थी प्रीलिम्स की, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, या फिर आगे जाके कोई भी एग्जाम होगा आरआरबी क्लरिकल प्रीलिम्स, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, उनका वो रह जाएगा कुछ एक मार्जिन से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनका क्वालिफाई हुआ है उनको मैंने ऑलरेडी बता दी कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है मेंस के लिए। हाँ, जिनका क्वालिफाई हुआ है, एक नोट आप सभी के लिए है, जिनका आरआरबी पीओ एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, ये आगे जाके आरआरबी क्लरिकल और आईबीपीएस क्लर्क भी आपका क्वालिफाई होगा, तो एक मॉक एसबीआई पीओ का या फिर आईबीपीएस पीओ का डेली लगाना है, टच बना के रखना है। ठीक है, एक मॉक आपको या तो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का या फिर एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का लगाना है डेली बेसिस पे, सिर्फ एक, कोई भी लगा सकते हो आप। ये उनके लिए बात की है मैंने जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है और जो मेंस में अपेयर होने वाले हैं, सो दैट आपका प्रीलिम्स का टच बना रहे और दिक्कत ना हो, आपका परसेंटाइल डाउन ना जाए। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ क्वालिफाई, कुछ एक मार्जिन से या कुछ प्रिपरेशन में कमी रहेगी। तो पहली कंडीशन थी कि उनको मॉक लगाने, जैसे मैंने बताया 2 और 2 4 यहाँ पर अलग अलग। दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, अब करंट अफेयर्स साथ में लेके चलो। और करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है, जून मंथ से करो। आईबीपीएस पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए जून करना है आपको, जुलाई करना है, अगस्त करना है, सितंबर करना है, और अक्टूबर करना है, और मिड नवंबर तक करना है। नवंबर 20th तक मान के चलो, 20th नवंबर तक मान के चलो। इतना आपको करंट अफेयर्स करना है अगर आप टॉपर्स में स्कोर करना चाहते हो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के करंट अफेयर्स सेक्शन में, जो कि गेम चेंजर बनने वाला है। ये आपको करना है। तो इसमें आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे देते रहो, 2 घंटे भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक, तीसरा काम क्या करना है, इंग्लिश से टच बना के रखो, इंग्लिश का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो खैर आप जब मॉक लगाओगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के, तो वहां प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसमें एक काम एडिशन कर सकते हो, एक एडिटोरियल अगर आप रीड कर सको कोई भी न्यूज़पेपर का, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, उसको रीड करने के बाद उसकी 80 वर्ड में, 80 वर्ड्स में समरी लिखो डेली बेसिस पे, अगर आप ये कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी काफी डेवलप होगी, और मेंस में आप गर्दा उड़ा के आओगे। इवन प्रीलिम्स में भी आपका स्कोर अच्छा आने लगेगा अगर आप ये डेली करते हो कंसिस्टेंटली। लेकिन टाइम देना है इसको, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया कि सर प्रोग्रेस नहीं हो रही। अरे भैया मजाक थोड़ी चल रहा है, 2 दिन किया, 2 महीने करो कम से कम। ठीक है, 8 हफ्ते करो, फिर देखना इसका कितना रिजल्ट आना शुरू होता है, लेकिन करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। तो ये आपको काम करने हैं। उसके अलावा अब बोलोगे कि सर हम फिर रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस कैसे करें। देखो, आपने 5 से 6 घंटे मॉक को दिए, लगभग 2 घंटे करंट अफेयर्स में जाएंगे, 1 घंटा आपका इंग्लिश में जाएगा। अब जो भी टाइम बचता है वो आप रीजनिंग और क्वांट में
अपने अनुसार दे सकते हो टाइम, अपने अनुसार। लेकिन अभी इस पे ज़्यादा फोकस करने की नेसेसिटी नहीं है। जब नवंबर स्टार्टिंग आएगा या जब अक्टूबर मिड आएगा, तब इस पे फोकस आप कर सकते हो। अभी अगर आप चाहो तो अगले 4 हफ्ते तक, 4 वीक तक इस पे फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आप करंट अफेयर्स इंग्लिश को साथ में लेके चल रहे हो, आप वहाँ यहाँ फोकस कर रहे हो, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो, मान लो कोई क्लासेस आपने ले रखी है, परचेज कर रखी है रीजनिंग या फिर क्वांट की, तो आप यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। बस इतना टाइम आपको देना है। इतने टाइम में जितना आपसे बने उतना बनाओ। 1 से 1.5 घंटे का टाइम देना है। अब यहाँ पर थोड़ा प्रेशर तो आप पे आएगा, लेकिन ले लो प्रेशर, क्या दिक्कत है, 12 घंटे कर लो मेहनत अच्छे से, 3 महीने की बात है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको प्रेशर लेना पड़ेगा। इन केस अगर ऐसा होता है कि सर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुके हैं, 1.5 घंटा रीजनिंग को, 1.5 घंटा क्वांट को, तो भैया मेरी बात मानो, आप एक काम कर सकते हो, अल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस कर लो। अल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस कर लो, या आप एक काम और कर सकते हो कि मंडे से लेकर और वेडनेसडे तक आप रीजनिंग कर लो, और थर्सडे से लेकर सैटरडे तक आप क्वांट कर लो। आप ऐसा भी कर सकते हो, तो आपका टच बना रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी थी जो कि आप सभी को फॉलो करनी है, जैसे मैंने बताया। अब एक बात आप सभी के लिए जाते जाते, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिसीजन आपने लिया था ना, सोच समझ के लिया था कि मुझे एग्जाम में अपेयर होना है। क्यों होना है अपेयर? ऑब्वियस सी बात है, लाखों बच्चों एग्जाम में आएंगे, तो लाखों में से कुछ गिने चुने बच्चों में आने के लिए आपके अंदर क्वालिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, वो बताओ ना मुझे। तो स्पेशलिटी ना कभी आती नहीं है, स्पेशलिटी कभी आती नहीं है, ये डेवलप करनी पड़ती है। डेवलप, तो इसको डेवलप करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। और स्किल्स कैसे डेवलप होती है? तो वो होती है एफर्ट से, वो होती है डिसिप्लिन से। अगर आप इन पे फोकस कर लिया तो आपका एफर्ट और डिसिप्लिन स्किल्स को इनहेंस करेगा। और अपने माइंड सेट को हमेशा काम रखना है, शांत रखना है। प्रीलिम्स का मॉक हो, मेंस का मॉक हो, एग्जाम हो, या फिर रिजल्ट्स का दिन ही क्यों ना हो, डीप ब्रीदिंग करो, माइंड को शांत रखो। एक शांत दिमाग सब पे भारी होता है। मेंस में मैक्सिमम बच्चे तो पैनिक माइंडसेट के जरिए बाहर निकल जाते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको दिमाग शांत रखना है, क्वेश्चन को फिगर आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, या कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए कैपेबल है, मतलब कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए इजी है करना, मेरे लिए नया नहीं है, और कौन सा क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कि मेरे लिए नया है, या मैं इस पर टाइम खराब नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। तो ये सब डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे जो कि एक शांत दिमाग ले सकता है। ठीक है, तो बस याद रखो कि सक्सेस तक पहुंचने का जो मैंने आपको रास्ता बताया था ना, ये स्ट्रेट रास्ता जो था, ये आपको आगे तक लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने इस रास्ते में, मान लो आप यहाँ से फ्रंट पे जा रहे हो और आपने यहाँ पर आके स्टॉपेज आ गया, बीच में रुक गए, ये क्या है? फेलियर है। फिर यहाँ पर गए, ये फेलियर है, यहाँ पर गए फेलियर है, यहाँ पर गए फेलियर है, यहाँ पर गए फेलियर है, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रॉफी है, यहाँ पर सक्सेस है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाने में इतने फेलियर्स, सेटबैक्स आपको फेस करने पड़ेंगे, तभी तो वो ट्रॉफी का मजा आएगा, वो सक्सेस का मजा आएगा। तभी तो आपकी स्टोरी बनेगी मेमोरेबल, सुनने लायक। तभी तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है, कुछ किया है लाइफ में, मैंने भी स्ट्रगल किया है। तो अपनी स्ट्रगल जो आपकी लाइफ की है उसको एक स्टोरी की फॉर्म देने के लिए मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, एफर्ट कंसिस्टेंट रखो। रोना है, अगेन रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड से बात करनी है, करो। 1-2 दिन का गैप लेना है तो ले लो। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका एग्जाम मिस हो गया, लेकिन दोबारा से ट्रैक पे आ जाओ। बस दया मत दिखाओ जब तक एग्जाम चल रहे हैं। जब दिसंबर लास्ट में एग्जाम फिनिश हो जाएंगे, एसबीआई पीओ मेंस वगैरह, तब जो मन करे वो करना, अभी नहीं। हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए प्रीशियस है, कीमती है। यूटिलाइज कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगले साल बैंक के उस तरफ बैठे होंगे जहां पर बैंक का स्टाफ बैठता है, और महीने की 60, 70, 80 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे होंगे। अगर नहीं करोगे मेहनत तो कोई दूसरी आपकी सीट छीन के ले जाएगा, और वो आपकी सैलरी जो कि आप हकदार थे वो उठा के ले जाएगा। तो हकदार बनना पड़ता है, डिजर्विंग बनना पड़ता है। तो हकदार बनो और ले जाओ सैलरी, सिलेक्शन, सीट, जो भी आपको चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।